हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर्स एकेडमी। दिस इज अरविंद नायर। तो आज हम बात करेंगे एमबीए सीईटी के मॉक्स की प्रिपरेशन के बारे में। तो एमबीए सीईटी के मॉक्स के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक है कि ये एमबीए सीईटी का 2.5 आवर का स्प्रिंट है, मैराथन नहीं है, स्प्रिंट है। इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। दूसरा कि आपको एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ जाना चाहिए। एट द सेम टाइम इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप कॉन्क्रीट प्लान उसी टाइम पे चेंज करें। तो एक कॉन्क्रीट प्लान का भी बात करो और फ्लेक्सिबिलिटी का भी बात करो चेंज करने का, तो इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं 2.5 आवर का स्प्रिंट। तो यूजुअली जो होता है, आपके और आपके टॉपर के बीच में जो फ़र्क होता है, ये नॉलेज का फ़र्क नहीं होता। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 पेपर एमबीए पेपर्स रहेगा। अगर आप वो टाइम लिमिट हटाओगे तो आप में और आपके टॉपर में, लाइक एक टॉपर शायद 170-180 मार्क्स ला सकते हैं, शायद 200 आउट ऑफ 200 भी ला सकता है। रेयर होते हैं कुछ लोग, लेकिन यूजुअली उस 170-180 ला सकता है। आप एक 150-160 तक ला सकते हैं। एमबीए सीईटी पेपर उतना ईजी होता है अगर टाइम लिमिट हटाओ तो। अगर टाइम लिमिट रखे 150 मिनट्स का, तो ये जो 170-180 मार्क्स होता है टॉपर का, वो शायद 140-150 तक जाएगा। आपका वो 80-90 मार्क्स तक आ जाएगा, 90-100 मैक्सिमम। तो टॉपर में और आप में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही है कि टॉपर बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कम टाइम हो, और ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जो देख के लगे कि सॉल्वेबल है, लेट येट इट कैन कॉस्ट सम टाइम। और ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जो 5 मिनट लगेगा, वैसे यूजुअली 1.5 मिनट 2 मिनट वैसे क्वेश्चन भी यूजुअली हम लोग स्किप करते हैं, कौन सा तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे जाते हैं, बिकॉज दे नो एंड दे आर कॉन्फिडेंट दैट देर आर मेनी क्वेश्चन, देर इज ऑलमोस्ट लाइक 30-35 सेकेंड्स टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, वो उन लोग पहले सेलेक्ट करते हैं और उसमें उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा आता है। और हम लोग यूजुअली हर एक इवन द क्वेश्चन लाइक 1.5 मिनट का 2-2.5 मिनट का क्वेश्चन जो है, वो देख के लगता नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, बिकॉज वी आर लिटरली टेकिंग एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट ओनली। लेकिन ऐसे 40-50 क्वेश्चन तो करें तो एक्स्ट्रा 40-50 मिनट्स हमारा कंज्यूम हो रहा है, एज कम्पेयर टू देम दे आर नॉट यूजिंग दोज 40-50 मिनट्स। तो ये जो 2.5 घंटे का स्प्रिंट है, तो इसका और एक रीज़न, स्प्रिंट बोलने का एक और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे स्टेमिना का खेल है कि आप जो कर रहे हो, अगर आप मॉक दोगे तभी आपको समझ में आएगा आपका स्टेमिना कितना है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका 60-70 मिनट्स में स्टेमिना खत्म हो जाता है। देन उसके बाद तो थोड़ा धक्का मुक्की दे के ही एग्जाम देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर खत्म करने को देखते, वैसा रहता है। 60-70 मिनट्स में बहुत जोश रहता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है। सो ऑब्वियसली आपका स्टेमिना एटलीस्ट एक 100-110 मिनट्स तक का होना जरूरी है। 150 मिनट्स इज ऑलमोस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल सिनेरियो कि पूरा 150 मिनट्स जोश करे, लेकिन एटलीस्ट 100-110 मिनट्स तक का अच्छा फोकस रहना चाहिए, अच्छा मेंटेलिटी रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ लाइक 60 मिनट्स हो रहा है तो ऑफकोर्स यू हैव टू ट्राई हार्डर, यू हैव टू वर्क हार्डर। लाइक देखो कि 60 मिनट्स, पहले 60 मिनट्स हो रहा है, फिर थोड़ा अगला 60 मिनट्स में थोड़ा आलस नहीं बोल सकते, लाइक टायर्डनेस आ रहा है, फिर लाइक बाद में 30 मिनट्स में वापस जोश आ रहा है, इवन दैट इज ग्रेट। टोटल एटलीस्ट 90-100 मिनट्स का आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। और मेन ये चीज़ पे प्रिपरेशन रखना चाहिए कि ये जो 90 मिनट्स का आपका हाईएस्ट फोकस जो होता है, वहाँ पे आप इजी क्वेश्चंस करना है या हार्ड क्वेश्चंस करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू गिव मॉक्स। आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग के लिए सबसे जो हाईएस्ट फोकस टाइम रहता है, वहाँ पे उन लोग हार्ड क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन जो थका हुआ टाइम रहता है उन लोग इजी क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट कि इजी क्वेश्चन उन लोग का आएगा ही आएगा। कुछ लोग के लिए वैसा नहीं होता। कुछ लोग के लिए वो थके हुए सिचुएशन पे, थके हुए टाइम पे इजी क्वेश्चंस करना वुड बी लाइक वेरी हार्ड, बिकॉज तभी सोचता नहीं है, कुछ फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऑल दिस थिंग्स। सो अंडरस्टैंड हु यू आर, अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल है। अगर आपको पहले जो कंफर्टेबल टाइम है वहाँ पे इजी क्वेश्चंस करना है, डू इट। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन सेट करना है। और एक चीज़ जो है, यूजुअली जो कुछ टॉपर्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट सारे पढ़ाई हो चुका होता है, सारे प्रिपरेशन हो चुका होता है। बहुत सारे लोग का उतना नहीं होता। दे आर लाइक दे माइट बी परफेक्ट इन फ्यू टॉपिक्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स, जैसे कोडिंग इक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट, इसमें सब परफेक्ट रहेंगे, लेकिन डीआई में नहीं होगा कुछ। कुछ लोग का वर्ड प्रोनाउंस नहीं होगा, कुछ लोग का पजल्स नहीं होगा, कुछ लोग का इंग्लिश नहीं होगा। सो व्हेन यू हैव दीज मेनी टॉपिक्स, आपका फोकस ये नहीं रहना चाहिए कि आपको सारे अटेम्प्ट करना है। आपका फोकस ऑलमोस्ट लाइक 140-150 मार्क्स, अगर इजी पेपर है तो 160 मार्क्स ये होना चाहिए। तो वो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स करें। आपको तभी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कौन सा टॉपिक्स को आपको कम करना है, कौन सा टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा रखना है। जैसे अगर आपका इंग्लिश में आप 25 मिनट के बदले 20 मिनट दे रहे हो या 15 मिनट दे रहे हो, स्टिल एंड यू आर सिक्योरिंग गुड मार्क्स, लाइक कंपेरेटिवली, लाइक 15 मिनट्स में अगर आपका 25 to 30 मार्क्स आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट मार्क्स।
अगर 20 मिनट्स में आपका लाइक 15 मिनट्स में आपको 15 या 18 मार्क आ रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव मोर टाइम। ओके, तो ये यहाँ पे आप कम टाइम क्यों दे रहे हो, लाइक 15 इंस्टेड ऑफ 30-35 मिनट्स यू आर गिविंग 15-20 मिनट्स। ये जो एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स आपने जो बचा है वो शायद आप वर्ड प्रॉब्लम्स में दोगे इफ़ यू आर गुड एट वर्ड प्रॉब्लम्स और पजल्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, दैट्स अप टू यू। तो इस तरह का प्लानिंग जो है ये आपको करना है MBA-CT के मॉक्स के लिए, कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कौन से एक टॉपिक को कम वैल्यू देने का। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रिपरेशन इज नॉट कम्प्लीटेड, आपका हर एक टॉपिक में परफेक्ट नहीं हो, तो कुछ कुछ इम्परफेक्शन को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देना, थोड़ा कम वैल्यू देना, ये इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम लेट्स जस्ट से कि आपने प्लान किया कि DI और पजल्स पे आपने ज़्यादा टाइम देने का प्लान किया और इंग्लिश में कम टाइम देने का प्लान किया, बट वाइल यू आर गिविंग द एग्जाम आपको पता चला कि सारे के सारे पजल्स जो है बहुत हार्ड आ रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उसी टाइम पे वो स्ट्रैटेजी चेंज करना ज़रूरी है कि इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना, DI पजल को रोकना है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन DI पजल बहुत ही ईजी आए, व्हेन आपने स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे रखा कि DI पजल्स और इंग्लिश हार्ड है तो इंग्लिश को मैं कम प्रायोरिटी दूंगा, DI पजल्स को ज़्यादा दूंगा। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन DI पजल्स आर वेरी इजी, तो आप क्या करोगे कि ज़्यादा का पूरा टाइम DI पजल्स को दोगे। ओके, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 5 मिनट कम करोगे, इंग्लिश में 5 मिनट कम करोगे, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन DI पजल्स, राइट। सो इंग्लिश में उतना ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस नहीं है, आउट ऑफ मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं है, DI पजल्स में होता है। तो ये जो चेंज ऑफ माइंड है कि ये पहले से मन में प्लान होना ज़रूरी है, उस एग्ज़ाम के टाइम पे चेंज नहीं होता। एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तभी अचानक से समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा प्रिपरेशन करना है, इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर इट बिफोर दैट, लाइक वाइल यू आर गिविंग मॉक्स, तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज वाइल यू आर गिविंग मॉक्स आपको बाद में एनालिसिस के टाइम आप प्लान कर सकते हो कि ओके किस तरह का क्वेश्चन आए तो किस तरह का, लाइक अगर आप अचानक से एग्जाम दोगे और आपको पता चला कि DI पजल्स बहुत ईजी आ रहा है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी चेंज करना है, तभी आपको लाइक उतना टाइम नहीं रहता समझने के लिए कि प्लान कैसे चेंज करना है, फिर कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना है। यू मस्ट हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज इन योर माइंड, नॉट ऐसा एकदम भी हार्डकोर रॉकेट साइंस बनाना नहीं है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी बना के रखना है। और उसी टाइम जब भी एग्जाम जिस तरह की, बिकॉज एग्जाम बहुत तरीके के आ सकता है, एग्जाम हार्ड आ सकता है, मीडियम आ सकता है, ईजी भी आ सकता है। ईजी अगर आ गया, जैसे ये जो मैंने मॉक दिया था 160 मार्क्स का जो आया था मॉक, मैंने रिसेंटली अपलोड किया, उसका एनालिसिस भी किया है, तो आप देख सकते हो कि इजी मॉक होने की वजह से टाइम भी बहुत बच रहा है और स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है। बट वो तभी दिमाग में आ जाएगा, लाइक मेरा प्लान था कि मैं पजल्स बाद में करूँगा, तो पहले सारे लॉजिकल रीजनिंग करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करूँगा, फिर उसके बाद पजल्स करूँगा, ये सब। बट द मोमेंट आई रियलाइज दैट एवरी क्वेश्चन इज सो इजी, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग पजल्स एज वेल, बिकॉज फिर मैं ऐसा वो स्ट्रैटेजी मैंने चेंज किया, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते गया, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट एवरी क्वेश्चन इज ईजी, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन आर ईजी, तो मुझे स्ट्रैटेजी का जरूरत नहीं है, मैं 1-on-1 करके जा सकता हूँ। तो यही अचानक से अगर मैं करते करते लाइक जैसे क्वेश्चन 85 से समझ में आया कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन है, तो मुझे वापस स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। Okay, so this is something you will only understand when you start giving mocks. At the same time you have to also understand कि mocks ऐसा नहीं करना कि 20, 25, 30 या 50 mocks देना है, आपको mocks उतना ही देना जितना आप, like the moment you understand how to give exam, मॉक देना बंद करो, मतलब दे सकते हो पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि आप लिटरली 10-15 मॉक या 20 मॉक दोगे, अब अभी जैसे एक महीने में 15-20 मॉक दोगे तो क्या होता है कि आप बोर हो जाओगे उस मॉक से, एग्जाम देने का तरीके से बोर हो जाओगे, एग्जाम को 2.5 घंटे का सिचुएशन से बोर हो जाओगे, तो मेन एग्जाम में भी वही इशू होगा, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ यू आर टेंस्ड, इफ यू आर स्कैर्ड, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम ये शायद आपको मोटिवेट भी कर सकता है अच्छा मार्क्स लाने के लिए, लेकिन वो लेजीनेस या टायर्डनेस जो होता है, वो बोर्डम जो होता है वो आ गया, देन अच्छा मार्क्स लाने का या फिर वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं मिलता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बोर्ड, यू जस्ट वांट टू फिनिश द एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल। तो ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देके आप खुद को काइंड ऑफ लाइक डैमेज कर रहे हो। यू हैव टू गिव मॉक्स एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टूड, एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू what is your preparation or what is your strategy। ओके, तो MBA-CT के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक मॉक्स को ऐसे सिलेबस का पार्ट समझो, जैसे कोड इनइक्वालिटी। अभी कोड इनइक्वालिटी आप कर रहे हो 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोड इनइक्वालिटी नहीं करते, मतलब करते हो 1 हफ्ते के बाद शायद थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, वैसे वैसे करते हो, बट एक बार पढ़ाई हो गया उसके बाद आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक्स भी उसी तरह समझना कि मॉक्स भी एक MBA-CT का टॉपिक है, तो मॉक्स को देने आना जरूरी है, उसके अलावा मॉक्स का कुछ काम नहीं होता, उससे ज़्यादा मॉक्स देने का जरूरत भी नहीं है और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए।
दे सकते हो, एक हाथ दो दे सकते हो, बट या जब तक आपको मॉक समझ में नहीं आ रहा है तब तक आपको मॉक्स देना है। और एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे देने की जरूरत नहीं, हर 2 या 3 दिन का गैप दे दो। ओके, वो टायर्डनेस आना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टायर्डनेस आना जरूरी नहीं है, टायर्डनेस आने को रोकना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और ऑफ कोर्स मॉक का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रिपरेशन है कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन या फिर चेंज करने वाला पैटर्न, ये तभी होगा जब आपका पढ़ाई होगा। ओके, अच्छे से पढ़ाई होगा तो ही हो सकता है। बिकॉज जैसे आपने डीआई का प्लान किया और डीआई बहुत टफ आया, तो ओके डीआई नहीं करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स करूंगा। ये तभी हो सकता है अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का पढ़ाई हुआ हो तो, या इंग्लिश का पढ़ाई हुआ हो तो। सो एटलीस्ट हर एक टॉपिक का बेसिक आना जरूरी है। यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक आपको ईजी है। ईजी टॉपिक्स को आपको पूरा फुल एंड फुल कवर करना है। कोड इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द टॉपिक्स एकदम जगह जगह ना। अप टू यू विच टॉपिक्स यू फील इज द बेस्ट, बट द टॉपिक्स विच आर हार्ड एटलीस्ट बेसिक तो करना जरूरी है। इवन वर्ड प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क का बेसिक सम्स करो, मैन वुमन चिल्ड्रन वाला वैसे सम्स करो। ट्रेन्स और जो है नॉर्मल स्टेशन से क्रॉस कर रहा है, पोल से क्रॉस कर रहा है, वैसे सामने से ट्रेन आ रहा है, वैसे वाले सम्स, सिंपल सम्स तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। बेसिक वाले सम्स कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट और एक जैसे ए मैन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट सम अमाउंट एंड यूज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, तो कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वैसे टाइप ऑफ सम्स। ओके, बेसिक वाला करना। और ऑफ कोर्स हार्ड वाला करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ टॉपिक दैट यू डोंट लाइक, बट एटलीस्ट बेसिक वाला करना, उसमें ही बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। सीईटी के एटलीस्ट 100 to 110 क्वेश्चन इजी टू मीडियम, लाइक सॉल्वेबल तो होते ही है। तो इफ यू कैन स्कोर 120 और 125 क्वेश्चन, ओके, और रिमेनिंग 75 क्वेश्चन तुक्का लगाओगे तो उसमें भी 10-15 मार्क्स आते हैं, तो आपको 140 होता है। सो इट्स नॉट इवन नेसेसरी दैट यू शुड फोकस ऑन स्कोरिंग 140 मार्क्स। यू शुड ओनली फोकस, लाइक वो दिमाग में नहीं रखना है, बट द सेम टाइम ये अंदाजा रहो कि कितना मिस्टेक्स आप कर सकते हो। तो अगर आप मिस्टेक उतना कर सकते हो तो उतना प्रायोरिटी आप कम दे सकते हो कुछ टॉपिक्स में। दैट इज वाई आई सेड कि इंग्लिश को थोड़ा कम प्रायोरिटी देना या वर्ड प्रॉब्लम्स को कम प्रायोरिटी देना। इफ यू हैव सम टॉपिक्स दैट यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फुल्ली फॉर एमबीएसडी। कौन से भी एग्जाम हो आपको फुल प्रिपरेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है देन हाउ टू सिक्योर स्टिल द हाईएस्ट मार्क्स इज थ्रू प्रायोरिटाइजिंग इट। तो लेकिन उसका बेसिक तो आना जरूरी है, बिकॉज एमबीए सीखने में भले कौन सा भी टॉपिक टफ हो, उसका बेसिक क्वेश्चन तो आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर टफ भी रहे, 20 में से अगर टफ क्वेश्चन रहे तो एटलीस्ट 8 से 9 इजी क्वेश्चन तो रहते ही है, 7 से 8 इजी क्वेश्चन तो रहती है। सो यू हैव टू कॉन्कर द मैथ, दोस मार्क्स। तो so that is one thing about MBA CT mocks, and I'll upload many more strategies, जैसे एक लिटरल सिनेरियो, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स का, या फिर अगर किसी को ऐसा सिचुएशन है, जैसे मेरा सिचुएशन ये ऐसा है कि मेरा वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, सो आई ट्राई टू मिनिमाइज फोकस ऑन दोज टॉपिक्स एंड आई मैक्सिमाइज अदर टॉपिक्स। तो अगर इस तरह का सेक्शन टाइप एग्जाम आए जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन पूरा है, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जम्बल्ड नहीं है, ऐसा समझो। तो माय स्ट्रेटजी वुड बी, मैं पहले लॉजिकल रीजनिंग का पजल छोड़ के बाकी सब करता हूँ। ओके, तो पूरा लॉजिकल रीजनिंग करता हूँ, और वाइल जैसे क्वेश्चन 24 से लेकर 29 तक पजल है, और क्वेश्चन 44 से लेकर 49 एक पजल है, क्वेश्चन 56 से लेकर 61 एक पजल है। ओके, और 75 तक मेरा सारे लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो वाइल आई एम लुकिंग एट इट आई सॉ 3 पजल्स, और अभी मैं क्या करूंगा, उसमें से सबसे इजीएस्ट पजल वो मैं पहला करूंगा। वो मोस्टली कैसे होता है, नॉट जस्ट पजल, एवरी क्वेश्चन देख के लगता है कि सॉल्वेबल होता है, नॉट एवरी, सम क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि हार्ड है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं देख के लगता है सॉल्वेबल है, एंड व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट तब समझ में आता है कि ओके सॉल्वेबल है लेकिन टाइम लग रहा है। सो यू डोंट वांट टू वेस्ट दोस टाइम। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग एंड व्हेन यू एनकाउंटर सम पजल, पहला अगर आप पजल एनकाउंटर कर रहे हो और दिख रहा है कि ये सॉल्वेबल है, ट्राई नॉट टू सॉल्व इट। लाइक फॉर मी आई डोंट ट्राई टू सॉल्व दैट। ऑफ कोर्स देखिए एकदम ही इजी आ गया, ऑफ कोर्स मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन यूजुअली मैं पजल्स को तभी सॉल्व नहीं करता, मैं वो याद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर ये पजल था। फिर वैसे ही अगला क्वेश्चन का, अगर जैसे 54 पे दूसरा पजल आया, वो भी क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा और क्वेश्चन को मार्क करके रखूंगा, मार्क यानी पेज में कुछ लिखूंगा मैं और कुछ क्लिक नहीं करता, एंड देन आई कम बैक एंड ट्राई टू सॉल्व विच वन इज द इजियर वन। तो अगर इन टोटल 4 पजल आया और मैंने 2 करेक्ट आ गए तो मैं आगे जाता हूँ, मैं और पजल नहीं करता, डिपेंड करता है। लाइक इफ आई रियलाइज थर्ड पजल भी बहुत ईजी है, मैं थर्ड भी करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेन ऑल मार्क्स फ्रॉम पजल्स, बिकॉज पजल्स में इवेंचुअली ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं वो मार्क्स को इग्नोर करके किसी और टॉपिक में डालता हूँ जहाँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे मार्क्स मिलेगा।
So that is my strategy of not solving puzzle. How do I do that? By looking at puzzle at least once while I am solving other questions. ओके तो आपका टाइम भी बच रहा है, पजल का आइडिया भी आ रहा है कि आपने कौन से पजल देखा है और कौन से इजी है, एंड देन लाइक 1-2 मिनट दे दो पजल को क्वेश्चन पढ़ के समझने में कि कौन सा मतलब कितना इजी है कितना हार्ड है एंड ऑल, एंड देन कम बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द पजल. ओके अगर ये ऐसा होता कि जम्बल्ड होता तो मैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 पहले सॉल्व करता, और उसमें से जो भी पजल्स है या फिर DI जो भी है, जो भी टफ वाले वो ऑफ कोर्स ये पजल DI बहुत ही इजी टॉपिक में उधर ही करता हूँ, लेकिन मुझे अगर लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, वो टॉपिक को मैं ऊपर से देखता हूँ एंड क्वेश्चन 100 होने के बाद वापस रिटर्न आके वो सॉल्व करता हूँ. सो दैट सेव्स टाइम्स एंड दैट मेक्स मी रियलाइज ओके विच टॉपिक आई कैन सॉल्व एंड विच टॉपिक आई कैन स्किप एंड देन गो फॉरवर्ड. तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है. सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी. तो इस तरह का ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं, जैसे कुछ लोग के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल है, नहीं करना ही नहीं है वैसा, फिर कुछ लोग के लिए इंग्लिश इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी करना है उसका मैं वीडियोस शायद बनाऊंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा वीडियो हो सकता है स्ट्रेटेजी का. और यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी, आई लेट यू नो व्हाट टू डू, एंड अगर आपको मॉक का एनालिसिस करना फॉर दैट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी. सो स्टार्ट गिविंग मॉक्स अभी, और कुछ मतलब ऑफकोर्स पढ़ाई तो करना है, बट मॉक्स अभी से देना स्टार्ट करो. डोंट केयर अबाउट द मार्क्स. अगर आपको मॉक्स में 40, 50, 60 भी आ रहे दैट्स ओके. ओके पहला आप स्ट्रैटेजी सेट करो, स्ट्रैटेजी से आपको एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स बढ़ सकते हैं इफ यू आर स्कोरिंग 40 to 50 मार्क्स. ओके इफ यू आर स्कोरिंग 80 to 90 स्ट्रैटेजी से एक्स्ट्रा 20 मार्क्स तो आता ही है. इफ यू आर स्कोरिंग 120, 130 देन ओके, तो स्ट्रैटेजी पे से ज़्यादा पढ़ाई पे भी फोकस होना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक ये स्ट्रैटेजी इज दैट थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उधर. लेकिन बाकी लोग का 80 to 90 मार्क्स तो काइंड ऑफ लाइक शायद आप बहुत ही स्लो या फिर कुछ क्वेश्चन में आप ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहे हो. सो विच आई थिंक पिछले वीडियो में आपको दिखा रहेगा कि जो स्टूडेंट ने 80 लाया था, 85 कुछ तो मार्क्स लाया था, उन्होंने कितना टाइम कंज्यूम किया जस्ट फॉर पजल्स. उनका एक्यूरेसी अच्छा था, they had great accuracy but they consume lot of time in solving such questions. तो अगर वो नहीं करते तो उनका इंग्लिश में सब बहुत अच्छा मार्क्स आता था. इवन दे couldn't attempt entire questions as well. They kind of skipped 30 to 35 questions. So that is very important. So तो आपको वो समझना ज़रूरी है कि अगर कुछ MBA-CT का एनालिसिस करना है या फिर कुछ क्लिक नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी and yeah, that will be all. Thank you. Have a nice day.